तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे चंदर और सुधा के बीच नोक-झोंक होती है चंदर के घर न आने पर, और साथ ही साथ डॉक्टर शुक्ला और चंदर के बीच किताब लिखने को लेकर हुई व्यवहारिक बातें। बाकी की कहानी आगे। चंदर के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और बिंटी भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुंचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यहीं तो है। आहा, अब तो बिंती 3 महीने यहीं रहेगी। पापा, अब बिंती को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है? अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? बस हम पढ़ेंगे, एफए कर लेंगे, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो, बातें तो सुनो इसकी। ला 2 नान खटाई और दे, शुक्ला हंस कर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाइयां हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयां रखकर पंखा झलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाइयां खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाइयां तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ, ब्याह नहीं करूंगा, यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूंगा यह मैंने कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा ये चलो हर, महाराजी ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलार के बर्रानी जात हैं। महाराजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मजा आया था कल। गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने से आज दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है। सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा, और यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने, उठने बैठने में कतर ब्योत करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा, और सुधा कितना रोई थी उस दिन। यह चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगना सुधा पर रोब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है, और खुद अपने आप दुनिया भर घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा, अभी करो फौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें, भूल गए। अब आज ही देखो, सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं, और कह गए हैं 2 बजे तक के लिए, तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, न नींद आएगी, न किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा? इम्तिहान को कितने थोड़े दिन रह गए हैं और सुधा की तबीयत सिवा पोएट्री के और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई।
और 3 बजे जब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोसिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, और ख़ास तौर से उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात करती थी और थी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मूंगियां होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था और बाहें तो जैसे बेल की पंखुड़ियों से बनी हों। गेसु आई। उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोसिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदली। गेसु ने पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चुटीला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा, सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुलाया था रानी? 2 बजे? जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए पूछा। उफ़ो, सुधा बाह झटक कर बोली, मार डाला, बेदर्दी कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसु बोली, या सनम, जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांध कर नचाना उन्हें अभी से बेताब क्यों हुई जाती है? अरे रानी, उनके चोटी कहाँ, मियाँ हैं मियाँ। चोटी न सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख लें तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊँ बताऊँ कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसु, सुनो, इसी मंगल। नहीं, बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी तब आऊंगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूं? अभी कामिनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुंचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाते हुए कहा, अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी। गेसु ने बैठते हुए कहा, तेरा ही मर्ज लग गया। सुधा ने हंसकर कहा, एक कहीं और मर्ज न लग जाए, वरना फिर तेरे भी इंतजाम करना होगा। गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा, अरे ये वो गुड़ नहीं कि चीटे खाएं। देखूंगी। और देखूंगी क्या, देख रही हूं। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा, धत अगली कहीं की। सुधा ने गेसु के एक हल्की सी चपत मारकर कहा, यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी। बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक तो कुछ छिपाया नहीं, न शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी न रहती। और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है अक्सर कि मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है। लेकिन वह महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानो, नहीं। इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे नहीं मालूम होता? सुधा बोली, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधी,
गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा, देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन जिंदगी से जितना मुझे साबिका पड़ चुका है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है यह खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब जाकर हम देखते हैं कि अरे, हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूं। तूने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक आसार तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है, कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे यह राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू कभी इस दर्द को मोल न लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी, तकलीफ की क्या बात, तो है ही, तुझसे पूछ लूंगी उसका इलाज। मुझसे पूछ कर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज है? बांट लें अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुमार है, तू इन तकलीफों के लिए बनी नहीं मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओफो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतजार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतजार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो यही सब रहता है आजकल, और वही तू सबको समझती है। इंतजार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे, अब इम्तिहान कितना नजदीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है। असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदन ने मना कर दिया था, सुधा बोली। सहसा गेसु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ? अच्छा, जाने दे, पूछो ना। नहीं, पूछना क्या, कुछ जाहिर है। क्या? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा, फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गया। कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे, और हसरत से कह देना कभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उनके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की भी हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, एक सुधा से जाने क्या खा खाए बैठा है कि सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है, और घर में किससे वह कहे काम के लिए। खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता है कि वह छोटी से छोटी चीज के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है, और काम नौकरों से भी करवा ले। पर अब मास्टर तो नौकर से नहीं ढूंढवाया जा सकता, ऊन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता, और चंदर का यह हाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी, और सुधा का चेहरा देखते ही वह समझ गया। काहे मुंह बना रखा है? 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे, अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। बिसरिया को जानती हो, वही आएंगे। और उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे ही बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे हैं। अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक खोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लेकर आंगन में पानी लेने गया, तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे वह चंदर से कितना ही ढीठ क्यों न हो, पर चंदर गुस्सा रहता था तब सुधा की रूह कांप उठती थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कुछ भी कहे।
लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती थी कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेज पोस्ट बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी में से कुछ निकालने, लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाह गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंख में आंसू छलक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रोई और फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिर टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर क्या? बड़े भर्राए गले से चंदर बोला, इधर देखो। सुधा ने बहुत दुलार से कहा, क्या है? चंदर ने उधर देखते हुए कहा, अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गए तुम। हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर दो बड़े बड़े मोती ढलक आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो? मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन में छिपाने लगते हो। इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन है तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा, तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई? जाओ, अच्छी लड़की की तरह मुंह धो आओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ क्या बात थी? कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए तो एक न एक ऐसी बात होती गई कि मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई होगी। बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर गया खाना खाने। वहां देखा चाचा जी आए हुए हैं, उनके साथ एक कोई और साहब आए हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तो मालूम हुआ कि चाचा जी मेरा ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले, हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में, लेकिन वो तो सौतेली हैं और वे तो चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी जरूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। आज वह भी नाराज होकर चले गए। सुधा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर, तुम शादी कर क्यों नहीं लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी है मुझे। मैंने देखा कि जिसकी शादी हुई कोई भी सुखी नहीं हुआ, सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों एक तवालत पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो क्या हो। तो उसमें क्या, पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख ले। हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो न चंदर, फिर यहीं रहना, हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती नहीं हो। जिंदगी निभानी है कि कोई गाय भैंस खरीदना है। चंदर ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तब ब्याह के भी कोई माने हैं। तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा, तुमने किसी को प्यार किया है चंदर? क्यों, बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली। क्यों? ये क्यों सोच रही थी? इसलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़े ही छिपाते, हमें जरूर बताते। और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह पूछा क्यों सुधा? यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसू आई थी। वह बोली, सुधा, तुमने किसी से कभी प्यार किया है? असल में वह अख्तर को प्यार करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली, तू अपने से छिपाती है।
तो हम मन ही मन में सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया है, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छिपाता। अगर कोई बात छिपाई भी होती हमने तो तुम्हें जरूर बता देती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हों। अभी उसी दिन देखो, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हों और तुम्हें मालूम हो। कभी हमने प्यार तो नहीं किया ना? नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया, चंदर बोला। तब तो हमने प्यार व्यार नहीं किया। गेसु यूं ही गप्प उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस, चाचा जी के नाराज होने पर तुम इतने दुखी हो गए हो जाने दो नाराज। पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? तो क्यों नहीं करते? तुमसे ज्यादा मुझसे करते हैं। लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद गए बिसरिया के यहाँ। बिसरिया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और भी मन भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो, तब तो चंदर तुम प्यार करते होगे जरूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा, क्यों? गेसु कह रही थी, शायरी पर जो उदास हो जाता है वह जरूर मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे यह पोर्टिको में कौन है? चंदर ने देखा, लो, बिसरिया आ गया। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूं। बिसरिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया अपना चार्ट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना? और कविता बविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा, अच्छा वच्छा नहीं, बताओ। तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली। चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी भी सो रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदर से पूछा, क्यों, अब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देंगी। बिसरिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत ही सकुचा सी गई। चंदर उठा और बिसरिया को लाकर उसने अंदर बिठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो, तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक उलटता कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? जी? बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना छलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में ही निगाह गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुरा कर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद, ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा, अच्छा अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं? लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपना। चंदर ने डांट कर कहा, चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लगी। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूं। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जमुहाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओह,
मैं सपना देख रहा था। कै बज गए? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, अब रहने दो कपूर, आज काफी काम किया है तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है, आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ। उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजिन से कहा आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या न पढ़ो। चंदन ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ गया। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काटकर सुधा बोली, पापा, हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो चाहे न पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लेने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है? अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। सुधा आप बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, अरे ये भी कोई कहने की बात है। हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगहबानी में रही है, तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है? हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो विनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा, तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों? महाराजिन यहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। बाकी का अगले भाग में। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।